तो भाई मेरे प्यारे बच्चों, क्या आप लोग भी हो क्लास 10th में और इस बार देने वाले हो अपना विज्ञान का पेपर। तो भाई जैसा कि मेरा कहने का मतलब है कि भाई 25 फरवरी को आप लोगों का विज्ञान का पेपर लगा है ना। तो भाई 25 फरवरी को विज्ञान का पेपर लगा है, तो इसीलिए देखो हम लेकर के आ गए हैं 822 आरओ कोड का एक वायरल पेपर। गारंटी के साथ कह सकता हूँ भाई साहब, इस पेपर को जरूर तैयार कर लेना। और मैं मेरे प्यारे बच्चों में आप लोगों से आज मैं आप लोगों से चैलेंज करता हूँ कि इस पेपर को जरूर तैयार कर लेना, है ना। क्योंकि मैं दावा के साथ कह सकता हूँ कि भाई 70 नंबर आप लोगों का पक्का होने वाला है। देखो ये मेरे पास 2026 का विज्ञान का पेपर है भाई। इस समय हमारा 3 घंटे 15 मिनट में आप लोगों को अपना पूरा पेपर सॉल्व कर लेना है ना। 3 घंटे 15 मिनट में यहाँ पर देखो हमारा अनुक्रमांक लिखना है, यहाँ पर नाम लिख देना। पेपर देने जाना तो भाई 2 काम आप लोगों को जरूर करना है, अनुक्रमांक और नाम जरूर लिखना है पेपर में। इसके बाद चलिए भाई हम आगे बात करते हैं, पेपर को और आगे ले चलते हैं। अब देखो इसको पढ़ना बहुत ज़रूरी है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट बन जाता है इसको पढ़ना। कई बच्चे इसको पढ़ते ही नहीं हैं। अब देखो यहाँ पर लिखा नोट में करके लिखा है कि प्रारंभ के 15 मिनट परीक्षार्थियों को प्रश्न पत्र पढ़ने के लिए निर्धारित हैं। यानी कि शुरुआती के 15 मिनट आप लोगों को पेपर को पढ़ने के लिए दिए जाएंगे। और निर्देश नंबर हमारा पहला कहता है कि प्रश्न पत्र के 2 खंडों, जैसे हमारा खंड आ तथा खंड बा में विभाजित होने वाला है। निर्देश नंबर 2 कहता है कि खंड आ तथा खंड बा 3 उपभागों, जैसे हमारा उपभाग नंबर 1, 2, 3 में विभाजित होने वाला है। अब भाई ये 1, 2, 3 का मतलब क्या है? 1, 2, 3 का मतलब है हमारा जो प्रश्न पत्र जो रहने वाला है फिजिक्स प्लस केमिस्ट्री प्लस बायोलॉजी, इन 3 भागों में विभाजित होने वाला है। फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी। अब आगे देखो, अब देखो निर्देश नंबर 3 कहता है कि प्रश्न पत्र के खंड आ में बहुविकल्पी प्रश्न है, जिसमें से सही विकल्प का चुनाव करके हमको ओएमआर उत्तर पत्रक पर नीले अथवा काले बॉल पॉइंट पेन से सही विकल्प वाले गोले को पूर्ण रूप से भर देना है ना। मतलब कि हमको काला और नीला पेन लेकर के भी जाना है पेपर देने। अब कैसा पेन होना चाहिए? पेन जो है यहाँ पर काला या नीला या फिर काला बॉल पॉइंट होना चाहिए, बॉल पॉइंट खरीद लेना। पेन से सही विकल्प वाले गोले को पूर्ण रूप से भरना है। ओएमआर उत्तर पत्रक पर उत्तर देने के पश्चात ओएमआर को काटना नहीं है तथा इरेजर और व्हाइटनर का प्रयोग नहीं करना है ओएमआर शीट पर। अब नेक्स्ट देखो आगे, खंड आ में बहुविकल्पी प्रश्न हेतु प्रत्येक प्रश्न के लिए अंक निर्धारित है। कितना अंक निर्धारित है? 1 अंक निर्धारित है। अब भाई यहाँ देख लो, यहाँ पर लिखा है कि खंड बा में वर्णात्मक प्रश्न है। और निर्देश नंबर 6 कहता है कि प्रत्येक प्रश्न के सम्मुख उनके निर्धारित अंक हैं। इसका कहने का मतलब कि प्रत्येक प्रश्न के सम्मुख उनके निर्धारित अंक हैं। जैसे मान लो अगर एक प्रश्न 1 नंबर का है तो उसका आगे 1 लिखा होगा, जो प्रश्न 4 नंबर का है उसके आगे 4 लिखा होगा, जो प्रश्न 6 नंबर का है उसके आगे 6 लिखा होगा। तो इस तरीके से मिलाकर आप लोगों का पेपर बन जाता है। अब यहाँ पर देखो नेक्स्ट बात कहता है कि खंडवा के प्रत्येक उपभाग के सभी प्रश्न एक साथ करना अनिवार्य है। जो हमारा उपभाग एक जो है जो 50 नंबर का पूछा जाएगा, उसके कहता है कि सभी प्रश्न करना मतलब अनिवार्य। प्रत्येक उपभाग नए प्रश्न से प्रारंभ किया जाए। मतलब कि पूरा का पूरा जो उपभाग है, जैसे मान लीजिए आप लोगों का केमिस्ट्री खत्म हुआ तो भाई अब केमिस्ट्री आप लोगों ने पूरी हल कर ली। अब आप लोगों जो फिजिक्स जो आएगा, भौतिक विज्ञान को आप लोगों को एक नए पृष्ठ से शुरुआत करना है ना। अब देखो निर्देश नंबर नेक्स्ट कहता है, जो यहाँ पर मेरा 8 निर्देश है कि सभी प्रश्न करना अनिवार्य है। मतलब सारे के सारे प्रश्नों को उत्तर आप लोगों को करना है। अब चलिए भाई आप लोगों का पेपर स्टार्ट करते हैं, है ना। तो इम्पोर्टेंट चीज़ मैंने आप लोगों को बताई है, और ये है आप लोगों का एक वायरल पेपर है, 25 फरवरी का वायरल पेपर है भाई। मैं चैलेंज के साथ कह सकता हूँ, दावा करके कहता हूँ कि इस पेपर को आप लोग जब तैयार कर लोगे तो भाई पूरा का पूरा 70 में 70 लाओगे नंबर, है ना। अब चलो यहाँ से स्टार्ट करते हैं। ये हमारा दिया है खंड आप बहुविकल्पी प्रश्न उपभाग 1 मेरा यहाँ से पूछा जाएगा। देखो सबसे पहले मेरा प्रश्न है कि निर्वात में प्रकाश की चाल कितनी होती है? भाई 1 नंबर का देखो पेपर में प्रश्न आएगा कि निर्वात में प्रकाश की चाल कितनी होती है। तो प्यारे बच्चों याद रखना कि 3 × 10⁸ मीटर प्रति सेकंड होती है। तो 3 × 10⁸ मीटर प्रति सेकंड निर्वात में प्रकाश की चाल होती है। चलो भाई अब आगे देखो, तो यहाँ पर देखो प्रश्न नंबर 2 हमसे कहता है, आप देखो प्रश्न नंबर 2 हमसे कहता है कि एक अवतल दर्पण की फोकस दूरी -10 सेंटीमीटर है। तो भाई कहता है कि दर्पण की वक्रता त्रिज्या कितनी हो जाएगी। अब यहाँ पर देखो अवतल दर्पण की फोकस दूरी कहता है -10 सेंटीमीटर है। तो भाई वक्रता त्रिज्या हमारी दोगुनी हो जाएगी। 10 सेंटीमीटर का दोगुना करेंगे 20 सेंटीमीटर, मेरा राइट आंसर हो जाएगा। तो इसका बी ऑप्शन सही करेंगे। 1 नंबर का प्रश्न ये भी आएगा। अब चलो आगे देखो, अब हम बात करते हैं प्रश्न नंबर 3 के बारे में। प्रश्न नंबर 3 हमसे कहता है
कि प्रश्न नंबर 3 कहता है कि दूरदृष्टि दोष से पीड़ित, मान लीजिए कोई व्यक्ति की आंख में दूरदृष्टि दोष है और भाई दूरदृष्टि दोष से पीड़ित व्यक्ति अपने चश्मे में प्रयुक्त करता है, कौन सा लेंस प्रयुक्त करता है? तो भाई 1 नंबर का ये भी आएगा। तो कि दूरदृष्टि दोष से पीड़ित व्यक्ति अपने चश्मे में कौन सा लेंस प्रयोग करता है? तो भाई देखो कौन सा लेंस प्रयोग करता है। अवतल लेंस ए ऑप्शन दिया है, बी ऑप्शन दिया हमारा अवतल दर्पण, सी ऑप्शन दिया उत्तल लेंस, डी ऑप्शन दिया है उत्तल दर्पण। तो भाई इसका देखो राइट आंसर क्या हो जाएगा? इसका राइट आंसर हो जाएगा उत्तल लेंस, यानी कि इसका सी ऑप्शन सही करेंगे। पेपर देने जाना तो भाई सी ऑप्शन को ही सही करना। अब आगे देखो, आगे फिर भाई मैं ले चलता हूँ प्रश्न नंबर जो मेरा अगला है, प्रश्न नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 कहता है कि एक स्वस्थ मानव नेत्र के लिए, प्रश्न नंबर 4 देखेंगे कि एक स्वस्थ मानव नेत्र के लिए स्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी कितनी होती है। भाई मान लीजिए एक कोई स्वस्थ मानव है और उसके नेत्र के लिए स्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी कितनी हो जाएगी, है ना? तो इसका देखो राइट आंसर हो जाएगा 25 सेंटीमीटर, मेरा राइट आंसर हो जाएगा। तो 25 सेंटीमीटर राइट आंसर हो जाएगा। 1 नंबर का ये भी प्रश्न आएगा। प्रश्न नंबर 5 देखेंगे कि एम्पियर सेकंड जो है किसका मात्रक है। तो भाई एम्पियर सेकंड किसका मात्रक है, ये भी देखो पेपर में 1 नंबर का ही प्रश्न आएगा। तो एम्पियर सेकंड जो है मेरा ये आवेश का मात्रक होता है। तो भाई सी ऑप्शन इसका सही करेंगे, एम्पियर सेकंड आवेश का मात्रक होता है। चलो फिर मैं आगे ले चलता हूँ। आगे मेरा कहता है प्रश्न नंबर 6 कहता है कि चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता का मात्रक क्या होता है। तो भाई चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता का मात्रक पूछा गया है, 1 नंबर का पेपर में आएगा। तो चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता का मात्रक वेबर प्रति मीटर स्क्वायर होता है। तो भाई इसका बी ऑप्शन से हो जाएगा, वेबर प्रति मीटर स्क्वायर। और प्रश्न नंबर 7 कहता है कि एक अश्वशक्ति बराबर होता है। तो एक अश्वशक्ति किसके बराबर होता है? तो भाई 1 नंबर का ये भी प्रश्न आएगा। एक अश्वशक्ति बराबर 746 वाट के बराबर होता है। तो आप लोगों को बी ऑप्शन को क्लिक करना है, बी ऑप्शन से करना है। चलो अब यहाँ से देखो हमारा उपभाग 2 स्टार हो जाता है। अब देखो उपभाग 2 जो है मेरा, ये भी मेरा इसमें उपभाग 2 में जितने भी प्रश्न होंगे सारे के सारे केमिस्ट्री वाले प्रश्न होंगे। तो उपभाग 2 मेरे केमिस्ट्री वाले प्रश्न होंगे। प्रश्न नंबर 8 कहता है कि शुद्ध जल का पीएच मान कितना होता है। तो भाई 1 नंबर का पेपर में आएगा कि शुद्ध जल का पीएच मान कितना होता है। देखो शुद्ध जल का पीएच मान मेरा 7 होता है। तो आप लोगों को सी ऑप्शन को याद रखना है। और प्रश्न नंबर 9 हमसे कहता है, प्रश्न नंबर 9 कहता है कि धावन सोडा का रासायनिक सूत्र क्या होता है। भाई हमसे पूछा गया है धावन सोडा का रासायनिक सूत्र क्या होता है। देखो धावन सोडा का रासायनिक सूत्र क्या होता है, 1 नंबर का आएगा। इसका ए ऑप्शन सही हो जाएगा, यानी 2CO3.10H2 को मेरा राइट आंसर हो जाएगा। ए ऑप्शन मेरा सही हो जाएगा। धावन सोडा का रासायनिक सूत्र यानी 2CO3.10H2 होता है। अब आगे देखो, अब ले चलते हैं प्रश्न नंबर 10 की ओर। प्रश्न नंबर 10 हमसे कहता है कि जल को जीवाणु रहित, ये भाई देखो यहाँ पर लिखा है जल को जीवाणु रहित बनाने के लिए उपयोगी पदार्थ कौन सा है। तो देखो 1 नंबर का पेपर में आएगा। ए ऑप्शन दिया धावन सोडा, बी ऑप्शन दिया बेकिंग सोडा, सी ऑप्शन दिया फिटकरी और डी ऑप्शन दिया विरंजक चूर्ण। तो भाई देखो जल को जीवाणु रहित करने के लिए हम यहाँ पर विरंजक चूर्ण का प्रयोग करते हैं। तो विरंजक चूर्ण का ही प्रयोग करेंगे। चलो अच्छा आगे देखो, फिर मेरा नेक्स्ट प्रश्न देखो क्या है। अगला प्रश्न नंबर 11 कहता है कि जस्ता हाइड्रोक्लोरिक अम्ल से क्रिया करके कौन सी गैस निष्कासित करती है। जो भाई यहाँ पर जस्ता जो है, जस्ता जो होती है यहाँ पर जब उसकी क्रिया हम हाइड्रोक्लोरिक अम्ल से करा देते हैं तो भाई कौन सी गैस निकलती है, फिर कौन सी गैस निष्कासित होती है। 1 नंबर का प्रश्न ये भी आएगा। ए ऑप्शन दिया ओजोन, बी ऑप्शन दिया नाइट्रोजन, सी ऑप्शन दिया हाइड्रोजन, डी ऑप्शन दिया ऑक्सीजन। ये हमारे 4 ऑप्शन है। लेकिन इसका राइट आंसर भाई क्या हो जाएगा, इसका राइट आंसर हो जाएगा हाइड्रोजन, यानी कि सी ऑप्शन इसका सही करेंगे। और अगला प्रश्न नंबर 12 कहता है कि निम्नलिखित में से अम्लीय ऑक्साइड कौन सा है। अच्छा अम्लीय ऑक्साइड पूछा गया है। इसका देखो राइट आंसर हो जाएगा P2O5, यानी कि डी ऑप्शन इसका सही करेंगे। चलो अच्छा फिर हम आगे ले चलते हैं। प्रश्न नंबर मेरा 13। प्रश्न नंबर 13 कहता है कि एल्कीन श्रेणी का प्रथम सदस्य क्या हो जाएगा। एल्कीन श्रेणी का प्रथम सदस्य क्या हो जाएगा। 1 नंबर का पेपर में ये प्रश्न आएगा। ए ऑप्शन दिया मेथिन, बी ऑप्शन दिया है एथिन और सी ऑप्शन दिया है एथिलीन और डी ऑप्शन दिया है एसिटिलीन। ये मेरे 4 ऑप्शन है। लेकिन यहाँ पर एल्कीन श्रेणी का प्रथम सदस्य पूछा गया है भाई। तो देखो एल्कीन श्रेणी का प्रथम सदस्य क्या हो जाएगा। प्रश्न नंबर 13 का राइट आंसर हो जाएगा एथिलीन, यानी कि सी ऑप्शन से करेंगे। ये मेरे केमिस्ट्री के प्रश्न हो गए। केमिस्ट्री के 6 प्रश्न आएंगे वो मैंने बता दिए हैं। अब आगे देखो उपभाग 3 मेरा यहाँ से स्टार्ट हो जाएगा। उपभाग 3 कहता है कि नरजनन अंगों से संबंधित ग्रंथि है। भाई नरजनन अंगों से कौन सी मतलब ग्रंथि संबंधित है। ए ऑप्शन दिया एपिडिडाइमिस, बी ऑप्शन दिया अधिवृक्क ग्रंथि, सी ऑप्शन दिया प्रोस्टेट ग्रंथि, डी ऑप्शन दिया अग्न्याशय।
तो वह प्रश्न नंबर 14 कहता है कि नर जनन अंगों से कौन सी ग्रंथि संबंधित है। तो देखो प्रश्न नंबर 14 का राइट आंसर हो जाएगा प्रोस्टेट ग्रंथि, यानी कि इसका सी ऑप्शन सही करेंगे। अब आगे देखो मैं आप लोगों को आगे ले चलता हूँ प्रश्न नंबर 15 की ओर। प्रश्न नंबर 15 कहता है कि मादा लिंग हार्मोन को क्या कहते हैं। एक नंबर का देखो पेपर में प्रश्न आएगा कि मादा लिंग हार्मोन को क्या कहते हैं। चार ऑप्शन देख लो। चार ऑप्शन कहता है, ए ऑप्शन दिया है इंसुलिन, बी ऑप्शन दिया है एंड्रोजन, सी ऑप्शन दिया है एस्ट्रोजन, डी ऑप्शन दिया है इनमें से कोई नहीं। इसका राइट आंसर हो जाएगा एस्ट्रोजन। अब आगे देखो प्रश्न नंबर मेरा नेक्स्ट प्रश्न नंबर 16। प्रश्न नंबर 16 कहता है कि कोशिकीय प्रक्रोमों में ऊर्जा मुद्रा है। तो वह कोशिकीय प्रक्रोमों में ऊर्जा मुद्रा क्या कहलाता है। अब ये भी देखो हमारा एक नंबर का ही प्रश्न आएगा कि कोशिकीय प्रक्रोमों में ऊर्जा मुद्रा क्या होती है ना। तो एक नंबर का पेपर में ये प्रश्न आएगा, लेकिन इसका राइट आंसर हो जाएगा एटीपी। मेरा राइट आंसर हो जाएगा एटीपी, सही करेंगे। अब आगे देखो प्रश्न नंबर 17 कि क्लोरोप्लास्ट के ग्रेना में बनते हैं। तो क्लोरोप्लास्ट के ग्रेना में क्या बनते हैं, है ना। तो हमसे पूछा गया है कि क्लोरोप्लास्ट के ग्रेना में क्या बनता है। तो इसका राइट आंसर भाई क्या हो जाएगा, देखो इसका राइट आंसर हो जाएगा, है ना, क्लोरोप्लास्ट के एटीपी तथा NADP2H, एटीपी तथा NADP2H, यानी कि इसका सी ऑप्शन सही करेंगे। प्यारे बच्चों इसका सी ऑप्शन सही हो जाएगा, है ना। सी ऑप्शन याद कर लेना, सी ऑप्शन याद कर लो इसका। एक नंबर का पेपर में ये भी प्रश्न आएगा। अब चलो आगे ले चलता हूँ। प्रश्न नंबर 18 देखो हमसे कहता है, प्रश्न नंबर 18 कहता है कि मनुष्य में ग्रास नाल की लंबाई कितनी होती है। एक नंबर का देखो प्रश्न आएगा कि मनुष्य में ग्रास नाल की लंबाई कितनी होती है। एक नंबर का प्रश्न आएगा 1.5 मीटर दिया है, 5.8 सेंटीमीटर दिया है, 15 फीट दिया है, 25 से 30 सेंटीमीटर दिया है। तो भाई इसका राइट आंसर हमारा 25 से 30 सेंटीमीटर ही हो जाएगा। अब चलो आगे देखो मैं बात करता हूँ प्रश्न नंबर 19 के बारे में कि एमाइलेज एंजाइम पाया जाता है। देखो एमाइलेज एंजाइम कहाँ पाया जाता है। एक नंबर का देखो प्रश्न आएगा ये वाला कि एमाइलेज एंजाइम कहाँ पाया जाता है। प्रश्न नंबर 19 का राइट आंसर हो जाएगा कार्बोहाइड्रेट्स पर पाया जाता है। तो कार्बोहाइड्रेट्स याद रखेंगे। चलो अच्छा फिर मैं आगे ले चलता हूँ, प्रश्न नंबर 20 की ओर ले चलता हूँ। प्रश्न नंबर 20 कहता है कि फ्लोएम द्वारा भोजन का स्थानांतरण होता है। तो वह फ्लोएम द्वारा भोजन का स्थानांतरण होता है। एक नंबर का देखो ये प्रश्न आएगा, ए ऑप्शन दिया है मेरा सुक्रोज के रूप में, बी ऑप्शन दिया है हार्मोन्स के रूप में, सी ऑप्शन दिया है प्रोटीन के रूप में, और डी ऑप्शन दिया है वसा के रूप में। ये मेरे चार ऑप्शन है। तो वह फ्लोएम द्वारा भोजन का स्थानांतरण होता है, किस रूप में होता है ये पूछा गया। तो प्रश्न नंबर 20 का राइट आंसर हो जाएगा सुक्रोज के रूप में, है ना। तो आप लोगों को ए ऑप्शन को याद रखना है। चलो भाई अब यहाँ से देखो मैंने 20 प्रश्न आप लोगों को बता दिए हैं, 20 के 20 प्रश्न तैयार कर लो। और यहाँ से अब मैं स्टार्ट करने वाला हूँ खंड बा वर्णनात्मक प्रश्न, आप लोगों का उपभाग 1। खंड बा मतलब वर्णनात्मक प्रश्न उपभाग 1 आप लोगों का यहाँ से स्टार्ट हो जाता है। तो चलिए भाई देख लीजिए, इसमें भी देखो कौन कौन से प्रश्न आए हैं। सबसे पहले देखो मेरे पास इसका PDF रखा है, PDF मैं आप लोगों के पास सेंड कर दूंगा। घबराना नहीं है भाई बिल्कुल भी, है ना। क्वेश्चन से अगर आंसर ना मिले तो कोई दिक्कत नहीं है, आंसर मेरे पास उपलब्ध है। मैं आप लोगों के पास PDF सेंड कर दूंगा, है ना। कमेंट में लिख देना PDF और आप लोगों के पास PDF पहुँच जाएगी। प्रश्न नंबर 1 कहता है कि निकट दृष्टि दोष से पीड़ित व्यक्ति का दूर बिंदु नेत्र के सामने 80 सेंटीमीटर की दूरी पर है। यह दोष को दूर करने के लिए आवश्यक लेंस की प्रकृति तथा क्षमता क्या होगी। ये भी भाई प्रश्न 4 नंबर का ही आएगा, देखो, है ना। इतने याद रखो। अब प्रश्न नंबर 2 कहता है कि दूर दृष्टि दोष क्या होता है, इसका निवारण कैसे किया जाता है। तो ये भी देखो 4 ही नंबर का आएगा, है ना। तो 4 नंबर की आएगा। और प्रश्न नंबर 3 कहता है कि उचित किरण आरेख के द्वारा किसी उत्तल लेंस के प्रथम एवं द्वितीय फोकस दूरी फोकस की परिभाषा लीजिए। तो भाई 4 नंबर का देखो प्रश्न आएगा, है ना। तो इतना मैंने आप लोगों को बताया। और एक प्रश्न हमारा 6 नंबर का आएगा पेपर में। प्रश्न नंबर 4 जो है 6 नंबर का आएगा कि मानव नेत्र का नामांकित चित्र बनाइए तथा मानव नेत्र द्वारा रेटिना पर प्रतिबिंब के निर्माण को स्वच्छ किरण आरेख द्वारा स्पष्ट कीजिए। 6 नंबर का आएगा। अब किसी कारणवश भाई आप लोगों को ये प्रश्न का उत्तर नहीं याद है तो एक प्रश्न और दिया गया है कि निकट दृष्टि दोष से प्रभावित एक व्यक्ति अधिक से अधिक 10 मीटर की दूरी तक देख सकता है, उसे सही दृष्टि के लिए किस फोकस दूरी का लेंस प्रयोग करना होगा। तो भाई देखो ये 6 नंबर का पेपर में आएगा, तो 6 नंबर अपने क्लियर कर लो यहाँ पर। अब चलो आगे देखो, अब यहाँ से देखो मेरा उपभाग 2 स्टार्ट हो जाता है। मेरा यहाँ से उपभाग 2 स्टार्ट हो जाता है। देखो उपभाग 2 में जितने भी प्रश्न होंगे आप लोगों के केमिस्ट्री के प्रश्न होंगे, रसायन विज्ञान के प्रश्न होंगे। यहाँ पर देखो उपभाग 2 लिखा है।
सबसे पहले मेरा प्रश्न नंबर 5 कहता है कि मिश्र धातु क्या है। कॉपर की एक महत्वपूर्ण मिश्र धातु का नाम, संगठन का व उपयोग बताइए। 4 नंबर का पेपर में आ जाएगा। और प्रश्न नंबर 6 कहता है कि हाइड्रोजन में धनायन बनाने की प्रवृत्ति होती है, तथापि यह अधातु है, ऐसा क्यों? भाई स्पष्ट कर देना है हमको। 6 नंबर का क्वेश्चन नंबर 6 कहता है, और ये भी देखो पेपर में 6 नंबर का ही आएगा। चलो आगे देखो, फिर मैं आगे ले चलता हूँ। तो भाई अगर हम बात करें यहाँ पर, जो मेरा प्रश्न नंबर जो मेरा 7 कहता है, प्रश्न नंबर 7 कहता है कि मेंडलीव के आवर्त नियम तथा आधुनिक आवर्त नियम को परिभाषित करो। मतलब कि मेंडलीव का आवर्त नियम क्या होता है, ये हमारा देखो। और फिर कहता है कि आधुनिक आवर्त नियम को परिभाषित करो। किसी आवर्त के 2 गुण लिखिए, किसी आवर्त के 2 गुण लिखिए। तो भाई 6 नंबर का पेपर में आ जाएगा प्रश्न ये। अब इसके बाद अगर हम आगे बात करें तो मेरा अथवा करके दिया है, अथवा वो करके दिया है यहाँ पर देखो, और अथवा करके लिखा है। 2 में से एक प्रश्न का उत्तर करना पड़ेगा। तो अथवा वाला प्रश्न देख लो, यहाँ पर लिखा है कि ग्लेशियल एसिटिक अम्ल क्या है। एसिटिक अम्ल की 4 अभिक्रियाओं के समीकरण लिखिए। तो भाई 4 समीकरण लिख देना है। चलो आगे देखो, मैं पेपर को और आगे ले चलता हूँ। तो भाई इतना आप लोग नोट कर लीजिए, है ना। अब आगे देखो, चलो स्टार्ट करते हैं। उपभाग 3। उपभाग 3 देखो मेरा कहता है कि परिवार नियोजन किसे कहते हैं। मानव जनसंख्या वृद्धि को रोकने के उपायों का उल्लेख कीजिए। तो भाई परिवार नियोजन किसे कहते हैं, है ना। 4 नंबर का देखो पेपर में प्रश्न आएगा कि परिवार नियोजन कैसे कहते हैं। मानव जनसंख्या वृद्धि को रोकने के उपायों का उल्लेख कीजिए। प्रश्न नंबर 9 कहता है कि मेरुरज्जु क्या होता है, इसके द्वारा कौन सा कार्य नियंत्रित किया जाता है, स्पष्ट कीजिए। मतलब मेरुरज्जु क्या है और मेरुरज्जु के द्वारा हम कौन सा कार्य नियंत्रित करते हैं, उसको हमें स्पष्ट करना है। चलो भाई आगे देखो, अब मैं आगे ले चलता हूँ, प्रश्न नंबर 10 की ओर ले चलता हूँ। प्रश्न नंबर 10 कहता है, प्रश्न नंबर 10 को नोट करेंगे कि धमनी और सिरा में क्या अंतर है। पल्मोनरी सिरा में किस प्रकार का रक्त बहता है। तो 4 नंबर का ये देखो प्रश्न आएगा कि धमनी और सिरा में क्या अंतर होता है। और भाई धमनी और सिरा में क्या अंतर होता है, पल्मोनरी सिरा में किस प्रकार का रक्त बहता है, ये हमको बताना है। और प्रश्न नंबर 11 कहता है कि मानव के पाचन तंत्र का नामांकित चित्र बनाइए। मतलब कि मानव का पाचन तंत्र का नामांकित चित्र बनाना है भाई, है ना। फिर कहता है कि चित्र बनाइए तथा यकृत के कार्यों का वर्णन कीजिए। 6 नंबर का पेपर में आएगा। अथवा करके लिखा है, अथवा वाला देख लो। अथवा करके कहता है कि रक्त परिवहन से आप क्या समझते हैं, यह कितने प्रकार का होता है। लसिका परिवहन के कार्यों का उल्लेख कीजिए। तो भाई अथवा वाला प्रश्न बता दिया है ना। तो ये था आप लोगों का विज्ञान का पेपर। मैंने आप लोगों को कंप्लीट बताया, पूरा पेपर बताया, और इसको आप लोग सॉल्व कर लीजिए भाई, है ना। और जब तक के लिए मैं आज की इस क्लास को यहीं पर ही समाप्त करना चाहूँगा।